आज के वीडियो का डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं। आने वाले 5 क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले नहीं है, वन स्टेटमेंट वाले हैं जिसमें आपको एबीसीडी में से आंसर बताना है। आज के प्रीमिक्स में स्टेटमेंट्स लंबे होंगे, लेकिन गलत स्टेटमेंट्स आपकी नॉलेज एडिशन में, वैल्यू एडिशन में भी हेल्प करेंगे। आज के प्रीमिक्स के जो 5 सवाल हैं डिफिकल्ट होंगे और ये पांचों सवाल क्राइसिस इन ईरान के प्लेसेस इन न्यूज से ओरिएंटेड होंगे। कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स के बारे हम पढ़ रहे हैं इस वॉर में, जैसे कि खारग आइलैंड के बारे हमने पढ़ा है, केशम आइलैंड, खारग आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड। इन सभी से रिलेटेड मैंने 5 थोड़े पेक्यूलियर क्वेश्चंस डेलिबरेटली बनाए हैं। पर्पस ये है ये क्वेश्चंस को इतना बनाने का, बिकॉज अगर अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें लग रहे हैं, उससे हम कॉन्सेप्ट को और फैक्चुअल चीजों को समझ सकते हैं। ऑलराइट, इस करके डिस्क्लेमर आपको पहले दे रहा हूं और आगे बढ़ने से पहले यह भी बता रहा हूं, हमारा पॉपुलर प्रोग्राम मैप्स का, यानी कि प्लेसेस इन न्यूज, नॉट ओनली आईआर बट ऑल्सो एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज रहती हैं, इसका जो प्रोग्राम है, इसका जो कोर्स है, वो हमने निकाल दिया है और ये 13 अप्रैल से इसके लेक्चर शुरू हो जाएंगे। 25% ऑफ अभी मिल रहा है। इस कूपन कोड को अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे, अर्ली बर्ड, नॉट एंग्री बर्ड बट अर्ली बर्ड, कूपन कोड को इस्तेमाल करके ऑनलाइन भी ले सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बारे हम और बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, ईरान का आर्क डिफेंस इन द पर्शियन गल्फ रेफर्स टू, ये 4 ऑप्शन है, मैं साइड पर जाता हूं, ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार, ये चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लो। ए बी सी डी लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, चारों को पढ़ लो, पॉज कर लो। मैं यहां पे साइड पे हो जाऊंगा अगर आपको नहीं दिखाई देगा, पॉज कर लो। कर लिया? अब 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। देखो, चेन ऑफ अंडर वाटर माइंस लेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ड्यूरिंग द 2026 वॉर, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ईरान कोस्टल मिसाइल डिफेंस नेटवर्क अलोंग द मेनलैंड शोर्स ऑफ द पर्शियन गल्फ, ये भी आपका गलत है। जॉइंट रशियन और इरानियन नेवल पेट्रोल अरेंजमेंट, रशिया कब से ईरान के साथ ऑफिशियली कोलैबोरेट करने लग गया, तो ऑप्शन डी भी गलत है। सही क्या है? ऑप्शन बी। देखो, अब ये आर्क डिफेंस जो है ना, ये एक हाइपोथेटिकल डिफेंस कर्व है जिसमें ईरान के 7 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आ जाते हैं, 7 आइलैंड्स जो कि पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हैं। ईरान के मेनलैंड के अंदर नहीं है, लेकिन ईरान के प्रॉक्सिमिटी में, इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल ईरान का नहीं है, केवल ओमान का नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इंटरनेशनल पैसेज के लिए अलाउड है बाय द UNCLOS, ये बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये 7 के 7 आइलैंड्स बनाते हैं ईरान का हाइपोथेटिकल आर्क डिफेंस। तो 7 ऑफ ईरान आइलैंड्स, अबू मूसा, ग्रेटर तुम, लेसर तुम, हेंगाम, केशम, लाराक एंड हॉर्मुज, ये बनाते हैं रिसर्चर्स एट द सुन यात-सेन यूनिवर्सिटी कहते हैं ईरान का आर्क डिफेंस। ये हाइपोथेटिकल कर्व है जो कि ये आइलैंड्स को कनेक्ट करता है, which can help to understand ईरान की स्ट्रेटेजिक सुपरियोरिटी in terms of controlling the Strait of Hormuz। ऑप्शन ए, सी और डी तीनों फैब्रिकेटेड है, इनकरेक्ट है, बोगस ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस बोगस है। तो आपको गलत ऑप्शन से यह भी अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये गलत ऑप्शन जो है वो सिर्फ क्वेश्चन में गलत नहीं है, वैसे भी गलत है। आइडेंटिफाई करो, एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, आइडेंटिफाई करो बोगस ऑप्शंस कौन सी हैं, ताकि वो आप अपने नॉलेज एडिशन में भी उस ऑप्शन को कभी भी ये सोच के ऐड मत करना कि उससे आपका नॉलेज एडिशन हो रहा है। आपको बोगस और नॉन बोगस ऑप्शंस के बीच में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये जो आर्क डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, आर्क डिफेंस में ये 7 आइलैंड्स आते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे केशम आइलैंड है, तुनुब आइलैंड्स है, तुनुब आइलैंड्स हो गया, अबू मूसा आइलैंड हो गया, ठीक है, खारग आइलैंड हो गया, ये 7 आइलैंड्स आते हैं और ये 1 बाय 1 हम हर एक आइलैंड की बात करेंगे क्वेश्चन। नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, Which of the following correctly describes the geographical boundaries of the Persian Gulf? ध्यान से देख लो, A, B, C, D। यहां पे अगर पॉज करना है पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट अलाउ करता ही है। A, B, C, D, ध्यान से देख लो ना। अब इसमें से अब आपको यह पता है कि जी पर्शियन गल्फ कहां पे है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहां पे है। हमको यह पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में ईरान है, साउथ में ओमान है, ठीक है, इतना तो हमको पता है। विच मींस कि यहां पे ऑप्शन ए और बी में मुझे ये तो दिख रहा है ईरान टू द नॉर्थ, एंड यहां पे ऑप्शन बी में भी ईरान टू द नॉर्थ, लेकिन यहां पे ऑप्शन ए में ईरान टू द नॉर्थ एंड द ईस्ट कह रहा है। लेकिन ये तो हमको क्लियरली पता है कि भी पर्शियन गल्फ के नॉर्थ में ईरान आता है।
क्या वो ईस्ट में भी आता है? वेल, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज है, जोग्राफिकल रीजन इन न्यूज है। अभी नहीं पता होगा तो कब पता होगा? 2030 में या 2035 में, कब पता होगा? देन ऑप्शन सी देखते हैं, इट कनेक्ट्स द रेड सी टू द अरेबियन सी एंड इज बाउंडेड बाय सऊदी एंड यमन टू द साउथ। कंफ्यूजिंग होगा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग लगेगा। क्यों? बिकॉज पर्शियन गल्फ क्या चीज है वो पता है, लेकिन पर्शियन गल्फ की पिक्टोग्राफिक मेमोरी मेरे माइंड में नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन बी आंसर है। पहले इसको मैप को देख लेते हैं, मैप से इसका आंसर निकल जाएगा। ये आपका पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, बहुत शैलो कोस्ट लाइन है पर्शियन गल्फ में। ऑलराइट, अब ईरान नॉर्थ में है, साउथ में कतर है। नॉर्थ में ईरान है, साउथ में कतर है। ऑलराइट, नाउ टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ, ये आपका पर्शियन गल्फ है, कुवैत आ जाता है, यहां पे इराक आ जाता है। टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ आपका यहां पे सऊदी अरेबिया आ जाता है। टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ आपका यूएई आ जाता है। एंड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ आपका ओमान आ जाता है। यहां पे आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज आ जाता है, यानी कि पर्शियन गल्फ के ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी है और ईस्ट में ओमान भी है। नाउ ये क्वेश्चन के जरिए पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द कंट्रीज कौन सी हैं वो आपको याद हो। नॉर्थ में, रिपीट करता हूं, ईरान है, साउथ में कतर है, साउथ ईस्ट में यूएई है, ईस्ट में ओमान है, वेस्ट में सऊदी है और नॉर्थ वेस्ट में इराक और कुवैत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगेन पर्शियन गल्फ के फर्दर ईस्ट में जाते हैं तो यहां पे गल्फ ऑफ ओमान भी आ जाता है। ईस्ट में ओमान और ईस्ट में ही हॉर्मूज और फर्दर ईस्ट में, फार ईस्ट में आपका गल्फ ऑफ ओमान। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अबू मूसा के बारे में मैंने पूछा है, व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल कम्युनिटीज पोजीशन ऑन अबू मूसा इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। लेंथी ऑप्शंस हैं, मैंने डेलिबरेटली ये टेस्ट थोड़ा ऐसा बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगे, पेक्यूलर भी लगे और थोड़ा सा माइंड आपका यहां पे प्रोवोक हो कि आंसर क्या हो सकता है। देख लिया, यहां पे पॉज कर लिया। अब एक मेरी बात सुनो, अबू मूसा और ये केशम आइलैंड्स को लेके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा वेडनेसडे मॉर्निंग, जो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हमारे वीडियोस आते हैं उसमें आ जाएगा। ऑलराइट, मैं थोड़ा एक डिटेल प्लेसेस इन न्यूज का वीडियो बनाना चाहता हूं, थोड़ा आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम ये सब चीजें और विस्तार से हमारे पेड प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, बट नेवरदलेस यहां पे भी बताना इसके बारे में जरूरी है। अब देखिए यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं उनको पता नहीं, अज्यूम करके चल रहा हूं उनको पता नहीं। ये देखते हैं, रशिया एंड चाइना हैव कंसिस्टेंटली सपोर्टेड ईरान्स पोजीशन दैट अबू मूसा इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इरानियन टेरिटरी। रशिया और चाइना अमेरिका को काउंटर जरूर करती हैं, अमेरिका के फेवर में नहीं है, वेस्ट के फेवर में नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा असर्टिव स्टांस ईरान के लिए तो नहीं लेंगे। ये तो हमको वॉर में भी दिख रहा है। Arab League formally recognized Iranian sovereignty over Abu Musa 1973 in exchange for Iranian support during the Arab oil embargo। आपको ये बात बताऊं, आपको ये जान के हैरानगी होगी, 1973 में जब इजराइल और अरब देशों के बीच में लड़ाई हुई थी, यम किपुर वॉर की मैं बात कर रहा हूं, इकलौता ईरान था जिसने ऑयल एम्बार्गो नहीं लगाया था। इकलौता ईरान था जो कि ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था पूरी दुनिया को, जहां पे बाकी सारे अरबिक देश ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इकलौता ईरान था जो कि कर रहा था। तब ईरान में शाह का रूल था, रिजा शाह का रूल था, जो कि एक पपेट था और बहुत क्लोज था टुवर्ड्स अमेरिका। तो ऑप्शन बी और डी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए, यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास करा था 1971 में अफर्मिंग यूएई सॉवरेनिटी ओवर अबू मूसा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप दे दूं। ये जो अबू मूसा आइलैंड है ना, ये बिफोर द यूएई गॉट इंडिपेंडेंस 2 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आजादी मिली। किससे? बर्तानिया से, ब्रिटिश से। और जब से उसको आजादी मिली तब से ईरान और यूएई के बीच में ये अबू मूसा आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है ओवर सॉवरेनिटी कि किसका है। ईरान अपना क्लेम करता है, यूएई अपना क्लेम करता है। यूएई कहता है कि भैया एज द सक्सेसर, आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश, ये आइलैंड जो है ये हमारा ही होगा, बिकॉज हमारी जो रियासत है, क्योंकि आपको पता है यूएई में 7 आइलैंड्स आते हैं, 7-8 आइलैंड्स आते हैं। उन 7 आइलैंड्स में से एक आइलैंड की रियासत थी जो कि अबू मूसा आइलैंड को भी कंट्रोल करता था, लेकिन ईरान इस बात को रिजेक्ट करता है। बहरहाल ऑप्शन सी आपका सही है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, इन सभी देशों ने एट सम पॉइंट आईसीजे को रेफर करने की बात करी और पीसफुल बायलेटरल तरीके से यूएई और ईरान इसमें मुद्दा करें, इसका रेजोल्यूशन करें, उसकी बात करिए।
ये देखिए अबू मूसा यहां पे है, ये अबू मूसा है। यूएई का कहना है कि ये जो आइलैंड है रस अल खमया, रस अल खमया के जो राजा थे वो रूल करते थे अबू मूसा आइलैंड को पुराने जमाने में, लेकिन ईरान इस आइलैंड को अपना ही क्लेम करता है। ये अबू मूसा, उसके अलावा ग्रेटर तुम, लेसर तुम, ये जो आइलैंड्स हैं ये सारे के सारे आइलैंड्स ईरान अपना क्लेम करता है। ऑलराइट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ये गलत दो अकाउंट्स पे इनकरेक्ट है। पहली बात तो यूएनएससी ने कभी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास ही नहीं करा ये कह के कि भी यूए की सॉवरेनिटी है अबू मूसा के ऊपर। यूएनएससी कौन होता है कहने वाला? अगर ये मुद्दा आईसीजे के पास है तो थोड़ी सी तो शर्म यूएनएससी भी करेगा ना कि भैया आईसीजे को फैसला करने दो। वो और बात है कि आईसीजे का फैसला बाइंडिंग नहीं होता। दूसरी बात, उसने बिल्कुल ऑपोजिट किया था जब इराक, अल्जीरिया, लिबिया और यमन ने ये सिक्योरिटी काउंसिल के सामने मुद्दा रखा 1971 में, जब यूएई को आजादी मिली, तो काउंसिल ने ये कहा कि भैया हम इस मैटर के ऊपर अभी कुछ नहीं कहेंगे, वी आर डेफरिंग यानी कि थोड़ा डिले कर दिया जो भी हमारा फैसला है या जो भी हमारा व्यू पॉइंट है, इसके लिए हम किसी और फर्दर डेट पे आगे बात बताएंगे। लेकिन वो कभी कुछ फैसला किया नहीं, ना कभी कुछ बताया। सो द मैटर हैज नेवर बीन फॉर्मली रूल्ड बाय द यूएनएससी के ये यूएई की सॉवरेनिटी है कि ईरान की सॉवरेनिटी है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। रशिया और चाइना ने हिस्टोरिकली ईरान को क्रिटिसाइज नहीं किया ओवर द कंट्रोल ऑफ अबू मूसा, लेकिन वेस्टर्न कंडेमनेशन को, यानी कि वेस्ट की जो कंडेमनेशन थी ओवर ईरान, उसको जरूर क्रिटिसाइज किया था। लेकिन दे हैव नॉट कंसिस्टेंटली बैक्ड ईरान सॉवरेनिटी क्लेम ओवर दीज आइलैंड्स। इन फैक्ट द ऑपोजिट हैपेंड, व्हिच इज कि 2022-23 में ईरान ने दोनों चाइना और रशिया के एम्बेसडर्स को समन किया था एंड देयरफॉर इंडोर्स करवाया रशिया और चाइना के एम्बेसडर्स के द्वारा कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन के जरिए यूएई और ईरान तय करें अबू मूसा का मामला जो है और आईसीजे को रेफर कर दिया जाए। और इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, इन सभी देशों ने यह कहा कि यह मुद्दा जो है बायलेटरली रिजॉल्व हो, यूएनएससी के लेवल पे नहीं, और साथ के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहां पे इंटरवीन करे। एंड देयरफॉर जो लास्ट ऑप्शन था, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ईरान इकलौता देश था अरब इजराइल लड़ाई में 1973 में जहां पे ईरान ने ऑयल एम्बार्गो नहीं लगाया था। ईरान वेंट ऑन टू एक्सपोर्ट ऑयल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड। वो आई थिंक एक स्लाइड उसमें रिपीट हो गई थी, इस करके वो स्लाइड को मैंने डिलीट कर दिया बीच में पॉज के 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारग आइलैंड के बारे में। खारग आइलैंड इकलौता क्राउन ज्वेल कहते हैं इसको ईरान का, फॉरबिडन आइलैंड भी कहते हैं। अब ये फॉरबिडन आइलैंड क्यों कहते हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास है, मैं साइड पे रखता हूं, आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ABCD ये 4 ऑप्शंस हैं, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 13 मार्च 2026 की बात है कि खारग आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने अटैक करा। सरप्राइजिंग बात यह है कि तब इस लड़ाई को 2 हफ्ते हो चुके थे और 2 हफ्तों में अमेरिका और इजराइल ने खारग आइलैंड पे अटैक नहीं किया था, प्राइमरीली बिकॉज खारग आइलैंड में ऑयल फैसिलिटीज हैं और 90% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है दुनिया भर को, वो खारग आइलैंड के जरिए होता है। मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। लेकिन ये ऑयल एक्सपोर्ट रुक ना जाए, इसी करके अमेरिका ने सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज ऑफ इरानियन गवर्नमेंट की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है खारग आइलैंड की, वहीं पे अटैक किया था, ऑयल फैसिलिटीज पे नहीं किया था। बिकॉज अगर ऑयल फैसिलिटीज तबाह कर दी खारग आइलैंड की, तो जो आपका क्रूड ऑयल है वो बहुत क्रूअल हो जाएगा, व्हिच मींस कि वो $200 प्रति बैरल से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। बिकॉज अगर ईरान का 90% जो ऑयल वॉल्यूम है ब्लॉक होता है खारग आइलैंड की ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करके, तो बहुत भारी नुकसान अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आएगा। बहरहाल, इसको फॉरबिडन आइलैंड क्यों कहते हैं? बहुत सारी बातें हैं खारग आइलैंड के बारे, वो हम करते रहेंगे। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड एंड द आइलैंड इज गार्डेड बाय द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स काउंसिल। ऑलराइट, ये जो बाकी 3 ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। इट लाइज आउटसाइड ईरान टेरिटोरियल वाटर्स, नहीं जी, इनकरेक्ट है। ईरान प्रोहिबिटेड करता है एनी फॉरेन वेसल फ्रॉम अप्रोचिंग विद इन द 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ द आइलैंड, ये भी गलत है। और ऑप्शन ए, इट वाज डिक्लेयर्ड ऑफ लिमिट्स बाय द यूएन फॉलोइंग न्यूक्लियर कंटामिनेशन फियर्स, ये भी गलत है। ऑलराइट, एक्सेस टू खारग आइलैंड रिस्ट्रिक्टेड है और ये आइलैंड को गार्ड किया जाता है बहुत हेविली बाय द IRGC। ऑप्शन ACD ये फैक्चुअली गलत है, ऑप्शन ACD फैक्चुअली गलत है। IRGC का कंट्रोल रिफ्लेक्ट करता है इस आइलैंड की क्रिटिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, और अगर इस पे अटैक हुआ या अगर खारग आइलैंड को अमेरिका ने सीज कर लिया, तो ईरान का
90% ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू ब्लॉक्ड, खत्म। अटैक कर दिया तो ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। ऑयल एक्सपोर्ट खत्म हो गया यानी कि ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक कर दिया तो भैया वो तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत बढ़ जाएंगे। यह भी बता दूं कि इरानियन राइटर जलाल अल ए अहमद ने फेमसली इस आइलैंड को कहा था द ऑर्फन पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ, जो कि एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन है कंसिडरिंग इसकी ज्योग्राफी एंड द स्ट्रेटेजिक लोकेशन विच द खर्ग आइलैंड एंजॉयज। ये है आपका खर्ग आइलैंड। नाउ खर्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ में आता है। खर्ग आइलैंड इज ऑल्सो वेरी नियर टू बुशहर। खर्ग आइलैंड इज ऑल्सो नियर टू बुशहर। बुशहर जो कि एक प्रोविंस है ईरान में, बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है ना। तो खूबी क्या है खर्ग आइलैंड की कि यहां पे जो वाटर्स है वो डीप वाटर है। अगर पर्शियन गल्फ की कोस्टलाइन को देखो और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को भी आप देखो तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास ना जो कोस्टलाइन है बड़ी शैलो है, लेकिन खर्ग आइलैंड में डीप वाटर्स है। यहाँ पे जो कोस्टलाइन है वो ज्यादा ब्रॉडर है और जो ऑयल टैंकर्स हैं, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, उनको आसानी रहती है यहाँ पे सामान को लोड या अनलोड करना। ऑयल कार्गोस को, ऑयल टैंकर्स को काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल लोड करना होता है, अनलोड करना होता है। तो यहाँ पे बिकॉज डीप वाटर्स हैं तो यहाँ पे उनके लिए आसानी है अपने सामान को लोड अनलोड करने के लिए। यहां से वो जो टैंकर्स हैं इजीली तैर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मूज नैरो है, कोस्टलाइन वहां पे शैलो है एज कंपेयर टू द खर्ग आइलैंड। सो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खर्ग आइलैंड न्यूज में है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, फ्यू मिनट सीरीज, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। देन केशम आइलैंड की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन केशम आइलैंड की। तो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ईरान सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं, ईरान सेंट्रिक प्लेसेस इन न्यूज है। मैं आपको साइड पे होके देख लेता हूं। अब ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ केशम आइलैंड का ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर। क्या फैक्टर्स हैं जो कि केशम आइलैंड को स्ट्रेटेजिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं फॉर ईरान। नाउ अब देखिए, अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं। ऑप्शन ए कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ और ऑप्शन बी कहता है कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ। अब अगर आप थोड़े से समझदार हैं, अगर आप हमारी यूट्यूब की शॉर्ट की जो सीरीज है, यूट्यूब शॉर्ट सीरीज है, मैं कई बार ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं प्लेसेस इन न्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज से रिलेटेड। तो वहां पे मैंने ऑलरेडी केशम आइलैंड को लेके एक वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो था। तो वहां पे मैंने मेंशन किया था कॉक इन द वर्ल्ड्स मोस्ट एनर्जी ट्रांजिट पैसेज। ये आपका कीवर्ड है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है। इट इज अ स्मॉल अनइनहैबिटेड आइलैंड। नो, इट इज एन इनहैबिटेड आइलैंड। यहां पे तो बड़ी अच्छी अच्छी बीचेस भी हैं। इट्स अ वेरी टूरिस्टी प्लेस एज वेल। ये अनइनहैबिटेड नहीं है, हैबिटेटेड है, यानी कि लोग यहां पे रहते हैं, बीचेस हैं, यहां पे टूरिस्टी प्लेस है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ क्लोज टू द खर्ग आइलैंड। वेल, अब ये खर्ग आइलैंड के क्लोज में तो नहीं है बिकॉज ये हॉर्मूज के क्लोज में है। ये एंट्री टू द हॉर्मूज माना जाता है। खर्ग आइलैंड यहां पे आ गया, देखो यहां पे देखो ना, खर्ग आइलैंड यहां पे है, ठीक है, और यहां पे आपका हॉर्मूज है, तो कंसिडरेबल डिस्टेंस है। तो ये जो आपका केशम आइलैंड है दैट इज मोर नियर टू द हॉर्मूज, दैट इज मोर नियर टू द हॉर्मूज, नॉट टू द खर्ग आइलैंड। केशम लार्जेस्ट आइलैंड है पर्शियन गल्फ में और ये ईरान के सदर्न कोस्ट में आता है। यहां पे देखिए, ये है आपका केशम, दिस इज योर केशम आइलैंड। ये आपका लारक आइलैंड है, ये आपका केशम आइलैंड है, यहां पे आपका हॉर्मूज आ जाता है। ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज है सारा का सारा। ऑलराइट, सो ये जो एरो शेप्ड आइलैंड है दैट इज लोकेटेड नियर द स्टेट ऑफ हॉर्मूज और यहां पे एंटी शिप मिसाइल, स्पीड बोट्स, ड्रोन्स, यानी कि ये मिलिट्री फोर्ट्रेस है। यानी इस आइलैंड को बहुत हेवीली फोर्टिफाई करा गया है मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज में कौन सी शिप आ रही है, जा रही है, उसके लिए जो लाराक आइलैंड है और केशम आइलैंड है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट, ये आइलैंड डोमिनेट करता है द एरिया अराउंड द हॉर्मूज और इसको कॉर्क इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइटल एनर्जी ट्रांजिट पैसेज कहा जाता है। बहुत बड़ा है ये, इनहैबिटेटेड है, अनइनहैबिटेटेड नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव मिलिट्री बेस नहीं है, ये टूरिस्टी प्लेस है। सिविलियन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब यहां पे कैरी आउट की जाती। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे इन आइलैंड्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और अगेन वंस अगेन प्लेसेस इन न्यूज आईआर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 2022, 23, 24, 25 के पेपर देखो तो क्वेश्चंस रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज में से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज पढ़नी बहुत जरूरी है, समझनी बहुत जरूरी है। कूपन कोड बैच 2026 का इस्तेमाल करें। ऑलराइट, सॉरी, कूपन कोड अर्ली बर्ड का इस्तेमाल करें एंड इस पे 25% ऑफ भी आपको मिलेगा। प्लीज कॉल ऑन अ टोल फ्री नंबर फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच।